नमस्कार। हर हफ्ते की तरह आनंद वर्धन सिंह मेरे साथ जुड़ जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आनंद, आप टाइम देते हैं। लेकिन हमारे दर्शक जो हैं वो आपका प्रोग्राम सुनते हैं और मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस करते हैं। तो साउथ में हैदराबाद में लोग वेट करते रहते हैं अब इस प्रोग्राम का। तो आज मैं थोड़ा बात करूंगा। एक अभी स्टेटमेंट आया था, कल कल शायद आया था ओपी राजभर साहब का। मैं आपको पहली स्लाइड दिखा रहा हूँ, उसमें वो स्टेटमेंट है। ये कल ही स्टेटमेंट आया है, ये हिंदू में ये पूरा बड़ा आर्टिकल है। राजभर जी ये कहते हैं कि कास्ट ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रही है उत्तर प्रदेश में। जो भी समाजवादी पार्टी को की तरफ जो वोट शिफ्ट हुआ है वो समाजवादी पार्टी की नीति की वजह से नहीं है, केवल कास्ट की वजह से उनको ये वोट्स मिल गए हैं। तो बात मैं आज इसी पर आपसे करना चाहता हूं कि ये कितना ट्रू है या फॉल्स है ये स्टेटमेंट, और एक्चुअली क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड डेटा दिखा देता हूँ जो मैंने नेट से निकाला है। ये कास्ट की गिनती ये आराम से मिलती नहीं है, क्योंकि कोई सेंसस तो हमारे यहाँ हुआ नहीं है 2011 के बाद, और कास्ट सेंसस तो शायद यूपी में नहीं हुआ है। तो ये तरह तरह के फिगर्स हैं। ये न्यूज 18 का एक फिगर है जो मैं दिखा रहा हूँ। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी एरर भी है। ये कहते हैं जनरल कास्ट उत्तर प्रदेश में 25% है, मुस्लिम 16%, SC ST 20% और ओबीसी 39%। और आनंद, ये विकिपीडिया के हिसाब से है कि ओबीसी 39, जनरल कास्ट 21% है, जबकि न्यूज 18 25 बोल रहा था, मुस्लिम्स 19 और SC ST 20। तो ये एक बड़ा ब्रॉड सा ब्रेकअप है यहाँ पर कास्ट का। और इसी को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, ये न्यूज 18 का ही डेटा है, तो जनरल कास्ट में उन्होंने ब्राह्मण्स, ठाकुर, वैश्य और अन्य सभी अपर कास्ट लिए हैं। ओबीसीज में यादव, मौर्य, कुर्मी, निषाद, लोधी, जाट्स और अन्य कास्ट। और SC ST में जाटव, पासी और अन्य कास्ट 6%। तो ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन किया गया है यहाँ पर। अब रीजन वाइज इन्होंने मैप दिया है कि वेस्ट यूपी में कंसंट्रेशन है मुस्लिम्स का और जाटव्स का। सेंट्रल यूपी में ब्राह्मण्स है 13%, और ईस्ट यूपी में ये अदर SC ST यादव और कुर्मीज 18% है। ये एक बड़ा ब्रॉड लेवल का कैटेगराइजेशन यूपी का इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। तो ब्रॉडली ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम सबको पता है कि किस तरह से ये सीट्स आई भी हैं। वो मैप मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि उस पर कुछ और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये राजभर जी का स्टेटमेंट, और क्या कास्ट बेस्ड वोटिंग ही हुई है यूपी में, आनंद? नहीं, जो जो मैं समझा हूं और जो राजभर साहब कहना चाह रहे हैं, जो मेरी समझ है, हिज स्टेटमेंट सेज कि जो अगर कैंडिडेट उस कास्ट का था तो उस कास्ट के लोगों ने अपने कैंडिडेट के साथ चले गए हैं, लेकिन जो जो जात के ठेकेदार थे, जिसमें एक बड़े ठेकेदार राजभर साहब खुद ही हैं, उनके कहने से वोट नहीं दिया गया। मैं इस बात को भी थोड़ा नहीं मानता हूं। मेरा पहला आर्गुमेंट यह है कि ओपी राजभर जी की जो अपनी होम सीट है, वो सीट जहां से उनके लड़के अनिल राजभर लड़ रहे थे, और जहां पे उनको ब्रजेश पाठक ने ले जाके बीजेपी के वर्कर्स के सामने कान पकड़ के माफी मंगवाई थी, कान पकड़ के उठक बैठक ये सब करवाया था, ये सब तमाशे किए थे। वहां पे राजभर जी क्या हो गया? वहां पे आपका लड़का क्या राजभर से वो वहां पे राय हो गया था क्या? वहां तो राजीव राय लड़ रहे थे इलेक्शन। आपके लड़के, आपके राजभर के वोट वहां कहां चले गए? तो मेरा कहना यह है, ये जिम्मेदारी न लेने का जो एक मोदी जी का है ना, कि अब मोदी जी घूम घूम के कहा जा रहा है ओवर डिपेंडेंस ऑफ मोदी जी पे ये सब गड़बड़ हुआ इतना। अरे भाई, मोदी जी किसी और को जगह दे रहे थे, फोटो तो अपनी केवल लगाते थे, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो उसी तरह से इन्होंने वहीं से लिया है, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को क्यों मंत्री बनाया गया है? आप राजभर के अपने को आप स्वघोषित सबसे बड़े ठेकेदार थे, तो या तो आप कहिए कि अब ये ठेकेदारी प्रथा खत्म हो गई, अब सब बराबर हैं, जो जहां से जिसका जितना मिलेगा उसको लड़ेंगे।
इनडायरेक्टली ओम प्रकाश राजभर उसमें एक अंडरलाइन प्रिंसिपल जो कहना चाह रहे हैं, जो उसको एक एक जो स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं, वो ये देना चाह रहे हैं कि, और उन्होंने जो चार कास्ट, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा और शाक्य, उनका ये कहना है कि बीजेपी ने इन लोगों को ज्यादा टिकट नहीं दिए, जो फैक्ट भी है। क्योंकि कुर्मी, मैं एक वोटर का नाम, यादव जैसे जो बैकवर्ड कास्ट में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो यादव का है, और यादव ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी के साथ है, उसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं है। कुछ यादव का परसेंटेज बीजेपी में भी चला जाता है, क्योंकि वो एक जमाने से जाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज वो सपा का वोट बैंक माना जाता है। दूसरा जो बड़ा एक है वो है कुर्मी वोट बैंक। अच्छा, कुर्मी वोट बैंक की अहमियत इसलिए भी है कि जैसे अगर यादव आपके साथ आ रहे हैं, तो जो यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स है, तो दो कास्ट वाले हो सकता है आपको छोड़ के भी चले जाएं, क्योंकि यादव एज अ कास्ट इज नॉट समथिंग कि जो मतलब सबको साथ लेके सबको साथ मिला के चलने वाली जात नहीं है। इसके ठीक अगेंस्ट जो कुर्मी जात हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे संपन्न हैं, और वो झगड़ालू जात नहीं है। वो झगड़ालू नहीं है, मतलब वो अपना काम अच्छे से करते हैं, अपना खूब पैसा कमाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, दे आर मच बेटर ऑफ। लेकिन उनसे लोगों का ये नहीं है कि उनके जैसे दलित यादव को वोट करना, दलित नहीं, नॉर्मल उसमें दलित वोट नहीं करते। इस बार भी उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन को वोट मिला है, मतलब समाजवादी पार्टी को वोट मिला है, तो कर्टसी इंडिया गठबंधन, मतलब वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को वोट दिए हैं, और उसमें भी राहुल गांधी का एक अहम रोल रहा है, नहीं तो ये दलित वोट नहीं शिफ्ट होते यहां। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप किसको कितना दे रहे हैं, किसको कितना नहीं दे रहे हैं, किसको कितने टिकट्स दे रहे हैं, उस पे अखिलेश यादव ने ठीक से काम किया था। अखिलेश यादव के ऊपर हरदम यह रहता था कि वो बहुत ज्यादा यादव को टिकट्स देते हैं। इस बार कुल 5 यादव को टिकट दिए गए, मतलब अखिलेश यादव के पास 63 सीटें थी, 17 सीटें कांग्रेस लड़ रही थी, उस 63 में 5 दिए गए, और वो 5 भी उनके अपने इमीडिएट घर वाले थे। मतलब उनके 3 भाई, एक पत्नी और एक खुद। तो उन्होंने अपने परिवार के बाहर किसी यादव को नहीं दिया। लेकिन ये भी एक ओम प्रकाश राजभर को समझना होगा कि जब उन्होंने किसी और यादव को नहीं भी दिया, लेकिन वो यादव के सारे वोट अपने साथ ले आने में सफल रहे। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है ना कि जहां जहां वो, अरे तो भाई, तो आप क्या जहां जहां थे वो क्यों नहीं मिला? एक। दूसरा, जो एक मायावती जी ने इस बार कोशिश की थी उत्तर प्रदेश में, मेरे पास तुरंत याद नहीं है मुझे, उन्होंने 20 से ज्यादा, उन्होंने करीब 25-30, उन्होंने काफी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, और इस उम्मीद में उतारे थे कि वो मुस्लिम कैंडिडेट जो है, जो अब लगता है वो इंडिया गठबंधन के प्रोस्पेक्ट्स को डैमेज करेगा, क्योंकि उसके पास वोट चले जाएंगे। कुछ जगह किया भी, कुछ जगह उनको वोट भी मिले, लेकिन जो बाई एंड लार्ज में अभी भी ये मान रहा हूं, इन्होंने अखिलेश यादव ने केवल 4 मुसलमानों को वोट दिया। भाई हरदम ब्रांडिंग ये होती थी ना, ये देखिए पार्टी है, उनका नाम ही मुल्ला मुलायम था, मतलब ये ज्यादा अपीजमेंट करते हैं, ये मुसलमानों के ज्यादा वो करते हैं, लेकिन 4 सिर्फ सीटें दी थी। अगर आप 80 में 4 है, तो मोटे तौर पे वो 5% आ रहा है। इफ यू डू अ क्विक कैलकुलेशन, अगर 20% जिसकी आबादी हो या 19% आबादी हो, उसको आप 5% पे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी वोट दिया। तो मेरा कहना यह है कि ये थोड़ा ओम प्रकाश राजभर हो चाहे मोदी जी हो, समझना ये पड़ेगा कि ये जात आत तो ठीक है, आप वहां पे क्या हो गया भाई, आपको अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में पिछली बार बीजेपी के 15 शेड्यूल कास्ट एमपी थे, इस बार 8 रह गए। तो दलित आपके यहां से भाग गया है, और दलित भाग के मायावती जी के पास नहीं गया, वो भाग के इंडिया गठबंधन चला गया, जो उसका पुराना घर है। अब जो असली मुश्किल है और जो चैलेंज है बीजेपी का, और बीजेपी का भी चैलेंज है और इंडिया गठबंधन का भी चैलेंज है, कि आने वाले चुनाव में, जो अभी तो तुरंत बाई इलेक्शन हो रहे हैं 10,
और उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है कि ये जो वोटर हैं जो शिफ्ट हुए हैं बीजेपी से इंडिया गठबंधन में, इनको ये रिटेन रख पाते हैं कि नहीं रख पाते। मेरे हिसाब से दैट इज द चैलेंज। और वो अगर रखने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं ये मानूंगा कि शिफ्ट पक्का। लेकिन जात के अलावा मुझे ऐसा लगता है इश्यूज भी इंपॉर्टेंट ज्यादा थे बिटवीन जात इज अ रियलिटी, इसको नो वन इज डिनाइंग, पर मेरे हिसाब से बेरोजगारी, महंगाई, इसने जात नहीं देखता है, ये सबके लिए बराबर थी। तो शायद बीजेपी उसको पढ़ नहीं पाई और बीजेपी का ओवर एम्फेसिस ऑन जात 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 जात, संजय निषाद उस जात के तो उनको ले आओ, ओम प्रकाश राजभर उस जात के तो वो ले आओ, उपेंद्र वो कुशवाहा उस जात के, वो थोड़ा बूमरैंग किया। लेकिन अखिलेश यादव हैज डन हिज जॉब वेरी वेल। उन्होंने अपने ड्राइंग बोर्ड पे कास्ट कॉम्बिनेशन को ठीक किया और ठीक से टिकट बांटे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अजय जी आनंद, लगे में जब आप बात कर रहे हैं तो मायावती के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में अगर आप बताएंगे। पहली चीज तो उनका बहुत बुरा डिबेकल रहा है इस बार, ऑलमोस्ट वाइप आउट सी रही है, उनका इफेक्ट भी ऐसा लगता है बिल्कुल खत्म हो गया है। और क्या उनका अब रिवाइवल पॉसिबल है कि वो अगले चुनाव में, स्पेशली जो असेंबली का चुनाव आ रहा है उसमें, विल शी बी एबल टू प्ले ए मेजर रोल वंस अगेन? आनंद, मतलब फर्स्ट इज नो। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो दो चीजें समझ लीजिए। आज ही पेपर में खबर आई मायावती जी का हैवी डिस्काउंट सेल लग गई है। आप हैदराबाद में, मुझे नहीं मालूम, लखनऊ में कई जगह परमानेंट साल दर साल वो डिस्काउंट सेल लगी रहती है। क्या है, वो डिस्काउंट सेल ही लगी रहती है। बड़े ब्रांड की भी, मतलब बड़े ब्रांड की 12 महीने एक डिस्काउंट सेल चलती है। वो मामला अब बीएसपी में शुरू हो गया है। बीएसपी ने अपनी, क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बीएसपी के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट, उनके उस पूरे जो उनकी फिलॉसफी है उसमें पैसा एक इंपॉर्टेंट है कि जब मेरी बर्थडे होती है तो मुझे आप गिफ्ट मत दीजिए, पैसा दीजिए आप मुझे। ये सब पुराना है, उस इतिहास में मैं नहीं जानता हूं, जो जानता है उसको पता है। और ये भी फैक्ट है कि वहां पे ये कहा जाता है कि भाई मैं आपको इतने वोट दे रहा हूं, दे रहा हूं, और इसलिए इस वोट की कीमत क्या है। अगर आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ खर्च करते तो अभी जैसा मेरी जानकारी है, एक तो अधिकृत जानकारी है, एक तो मार्केट की जानकारी है। जैसे एक लिस्टेड शेयर होते हैं, एक अनलिस्टेड शेयर होते हैं, तो मामला डिस्काउंट पे है और हेवी डिस्काउंट है। मतलब जो शायद 2 करोड़ का मामला था वो 25 लाख में बहुत आसानी से हो जा रहा है, उसमें बहुत वो मामला डिस्काउंट है। और वो एक दूसरा डिस्काउंट ये है कि वो जो 200 रुपए की उनकी मेंबरी थी, वो मेंबरशिप बीएसपी के मेंबर से 200 रुपए लेती थी, उस पर डिस्काउंट सेल अब 50 रुपए की हो गई है। वो ऑफिशियली डिस्काउंट है। तो मेरे ख्याल में वो स्ट्रैप में आ गई हैं जहां पे अब उनकी मतलब 100% उस पर तो कोई खरीदेगा ही नहीं। और डिस्काउंट जैसे सेल लगी रहती है वैसे सेल लगी है। कभी कभी आपको जरूरत होती है पानी, भाई यहाँ जा रहे हैं पानी के लिए, 2 दिन के लिए जूता चाहिए, 4, तो आप एक जूता होता खरीद लेते हैं, भाई 2-3 दिन का है, चलो सेल से ले लो, ये जानते हुए कि बहुत अच्छा जूता नहीं है। तो जो ठेकेदार इस तरह के जो जिन्होंने कुछ पैसा कमाया है, जिनको समाज में थोड़ा रिकॉग्निशन चाहिए, थोड़ा मतलब आप ठेकेदार हैं तो उन लोगों के लिए एक दुकान खुली हुई है, सेल लगी हुई है। टिकट ले आएंगे, जीते ही देंगे नहीं, लड़ लेंगे तो ये रहेगा कि भाई नेताजी हैं, पीछे लिखवा लेंगे विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी ये सब करके घूमेंगे और अपना मामला चलता रहेगा। तो एंड मायावती जी की स्टोरी का तो अब दी एंड है। इसमें कहीं कोई अगर किसी को लगता है कि नहीं वो, क्योंकि उनकी फितरत नहीं है, देयर आर पीपल जिन्होंने रिवाइव किया है एट दिस एज। वी हैव अ मतलब ग्रेट एग्जाम्पल इन योर, आपकी जो पुराना राज्य था आंध्र प्रदेश, व्हाट अ कमबैक बाय चंद्रबाबू नायडू। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, आप बताइए पिछले 5 साल से क्या घर में बैठे थे? चंद्रबाबू नायडू और उनका लड़का जो थे वो देवर ऑलवेज, या तो वो जेल में रहते थे या वो स्ट्रीट, देवर ऑन द रोड्स। तो अगर वो लड़े थे तो वो आज वापस आए भी हैं। मायावती जी को तो आज तक मैंने पिछले 25, 30, 40 साल से मैं भी देख रहा हूं उनका, मैंने मायावती जी को कभी लड़ते हुए नहीं देखा है। उनका एक अपना स्टाइल है कि इसको टिकट दे दो, फिर इसको निष्कासित कर दो, फिर इसको वो कर दो,
इसको सस्पेंड कर दो, इसको बाहर निकाल दो। वो इस उम्र में कोई बदलने वाला नहीं होता है, जो जैसा है वैसा है। और मायावती जी को कुछ लोग जाके समझाते रहते हैं कि आप ही प्राइम मिनिस्टर होंगी एक दिन इस देश की। एक तबका ये समझाता है, एक तबका ये समझाता है कि अगर आपके साथ हम लोग हट गए ना तो आप 100% जेल चली जाएंगी, क्योंकि आपके अगेंस्ट इतने इतने केसेस हैं। तो वो डरी भी रहती हैं लेकिन सपना भी देखती हैं। तो दोनों चीजें मेरे ख्याल में मायावती सागा इज ओवर। अजय जी आनंद, मैं आपको अब एक और स्लाइड दिखाऊंगा और प्रश्न थोड़ा अब डिफरेंट है कि 7 फेजेस में यूपी में चुनाव हुआ था और राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ कौन सी पार्टी जीती थी। लाल रंग सपा का है और मेरे हिसाब से ये मल्टी फेज इलेक्शन बीजेपी के लिए ये नुकसान दे रहा है, क्योंकि मैंने सिमिलर एनालिसिस की है वेस्ट बंगाल की भी। वहां पे भी ये मल्टीपल फेज और एक एक महीना जो इलेक्शन चला था, इसमें इन लोगों का नुकसान हुआ है। अगर आप देखेंगे ये व्हाइट एरिया जो है लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पहला फेज था और इसमें बीजेपी को एक भी सीट नहीं दिख रही है। इस पहले फेज में इन्हें शायद मिली है, एक मिली है इसमें। और फिर बहुत क्लियर है यहाँ फेजेस में जो इलेक्शन हुआ है और रिजल्ट्स आए हैं, वो बड़ा साफ दिख रहा है रिजल्ट्स के ऊपर। तो आनंद, आपका क्या ओपिनियन है, ये मल्टी फेज इलेक्शन जो हुए थे वो कितना नुकसान रहा बीजेपी का या फायदा रहा? आपका कमेंट चाहूंगा आनंद। मैं अजय देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने अपने उसके पास एक बहुत एक खराब वो है, मैं उसको पूरा नहीं बोलूंगा जिनसे सुना, सयाना कौआ के बारे में कुछ कहा जाता है। सयाना कौआ, इंटेलिजेंट क्रो, एंड एट टाइम्स ये कहा जाता है कि वो कुछ ऐसा मल खाता है। ये कहा जाता है सयाना कौआ जो है वो मल खाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने अपने हिसाब से तो वो जो बीजेपी को आता है, फिर वही बात है जो जिसको आता है, बीजेपी ने अपने हिसाब से क्या क्या किया। लीडर्स को जेल में डाला, तो पहला काम तो ये हुआ कि सबका अच्छा, जब जेल में डाला तो बाकी लोगों के भी हार्ट बीट बढ़ती थी। एक ये कहा जाता है कि भाई हम सब लोग जब अगर आजकल बहुत कॉमन हो गया, महीने में एक आध बार आपको शमशान जाना ही पड़ता है, तो शमशान जाते ही आप सब धर्म कर्म की बात करने लगते हैं कम से कम उस 1 घंटा कि यार ये तो अपने को अपनी भी गलती होती है, लेकिन बाहर आते ही फिर वही बाकी दुनियादारी में लिप्त हो जाते हैं। उसी तरह से जब अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं, तो धड़कने तो ऑपोजिशन के कुछ की बढ़ती ही होंगी। इट इज अ ह्यूमन नेचर, नथिंग रॉन्ग इन इट। वो बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के उन्होंने सारे अकाउंट्स को फ्रीज करके अपना, उनको लगा कि ये कर देंगे, जितनी तरह से बांध सकते थे उस सबको बांधने का काम उन्होंने कर दिया था। आपस में झगड़े लगाने के काफी काम किए। 400 पार कर दिया। मोदी जी की आदम का वो होने लगी। सारे होर्डिंग्स का पहले ही उन्होंने ठेका ले लिया, किसी दूसरे के पास एक भी होर्डिंग ही नहीं थी। ये सब करने के बाद उनको लगा कि हम बहुत अच्छा करेंगे और मोदी जी को 7 फेस चाहिए, क्योंकि मोदी जी पर घूम घूम के अकेला वो है, मतलब वो बिल्कुल रामचंद्र जी की तरह अकेले युद्ध स्थल में आए, सबको मार काट करके दोनों हाथ से तलवार चलाएंगे और वो ठीक कर देंगे। हुआ इसका उल्टा। मोदी जी जब शुरू किए तो वो शुरू किए थे मंगलसूत्र से, और बाद में आते आते बस मोदी जी ने हो सकता है प्राइवेटली गाली देने से कम तो काम नहीं किया। मुजरा कर रहे हैं, वो भैंस खोल ले जाएंगे। मोदी जी कितना थक गए थे, ये उनके वक्तव्यों से होता है। दूसरा जो मुझे लगता है जो टर्निंग पॉइंट रहा, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि उत्तर प्रदेश में इनको लगा कि 7 फेज का इलेक्शन कर लो, ऑपोजिशन के पास कौन है, यहां तो मोदी जी जाएंगे तो छा जाएंगे, मोदी जी रहेंगे। दूसरे या तीसरे फेज के बाद पहला निर्णय हुआ अखिलेश यादव का कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। उसने जैसे रॉकेट को एक एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलती, उसने उस इंडिया गठबंधन को एक एक्स्ट्रा एनर्जी दी। और फिर आया एक, अब ये था कि राहुल गांधी भाग गया अमेठी में, स्मृति दीदी के सामने भाग गया। राहुल गांधी ने दूसरा आया कि वो उत्तर प्रदेश में आके रायबरेली से इलेक्शन लड़ लिया। नो, आई टेक इट एज अ टर्निंग पॉइंट। वो जो अगर आप, और वो 5वां 6वां 7वां फेज की देखिए, पहले फेज में
मैं इसलिए उसको कह दूं, पहले फेज में 8 सीटें थी, उस 8 सीटों में 7 सीटों में 42 से 51 या 55 में, अभी तुरंत फिगर नहीं, रामपुर में सबसे ज्यादा थे, 51 या 55% के बीच में मुस्लिम वोटर्स थे। तो पीलीभीत को छोड़ के, पीलीभीत में शायद 25-26% थे, बाकी जगह मुस्लिम। तो वहां पे मुस्लिम वोटर्स वर ऑलरेडी विथ इंडिया गठबंधन, तो वहां पे ये मुश्किल लड़ाई लड़ने जा रहे थे। लेकिन फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो लास्ट के फेज हुए, अगर आप उस समय देखते तो गैल्वेनाइज कर रहा था भाई, मतलब जो गैलप नहीं होते, देवर गैलपिंग, चारों उससे भाग रहे थे ये इंडिया गठबंधन। और अगर आपको याद हो तो मैं बार बार ये कहता था कि मुझे 5वें और 6ठे में ये बताइए कि कहां से बीजेपी बिल्कुल क्लियर है, कहां से बीजेपी क्लियर है, मोदी जी की सीट को छोड़ के। और मोदी जी की सीट भी फंसी थी, मोदी जी से मतलब कहां 5 लाख से जीतते थे, कहां 1.5 लाख से के अंदर आ गए, तो मोदी जी भी फंस गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लंबा इलेक्शन हुआ उसमें मोदी जी तो थके ही थके, वही रिपीटेटिव, वही गाली गलौज। तो मोदी जी, अब मोदी जी को कुछ और आ ही नहीं रहा था, ही हैज नथिंग न्यू टू ऑफर। और यहां पे एक बिल्कुल फ्रेश चेहरा, ईमानदार, वो लोगों के इश्यूज को उठा रहा था, लोगों की बातें कर रहा था, तो वो कंट्रास्ट भी होता गया। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किए कि वो हार गए हैं, वो उनकी खिसियाहट। और मेरे ख्याल में अगर जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते, राहुल गांधी 2019 में जब हारे तो राहुल गांधी ने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और त्यागपत्र दिया। मोदी जी की जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो एक बड़ा सा वो बनाने की कोशिश की थी। मोदी जी तो, अगर आपको याद हो, ये सब हंसी की बात है, अगर आप योर फादर इज हाउ ओल्ड ही इज देयर? अच्छा, आपके पिताजी ने कभी आपको एक आध थप्पड़ वप्पड़ लगाया था कि नहीं लगाया था? हाँ, कभी कभी तो लगाई है। राइट, राइट। अगर आप अपने घर में आके अपने पिता के सामने कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो आपकी क्या गति होती? आपकी क्या गति होती? मैं जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे मैं पूछ रहा हूं कि जरा आपके पिताजी जिंदा हो और उनके सामने आप जाके देखिए, आज से मुझे लग रहा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो आपके पिताजी आपको कितना बायोलॉजिकल बनाएंगे, ये जरा सोच लीजिए। तो मुझे कभी कभी एक ये भी, मतलब आई फील सॉरी एंड आई फील आई हैव सिंपैथीज कि अगर आदमी के पिता न हो तो आदमी इस तरह की बातें करता है उल जलूल, जिसको कोई टोकने ही वाला नहीं है। मतलब वी आर फॉर्चुनेट इनफ आ जाए कि अगर हम कोई बेवकूफी की बात करते हैं तो कम से कम फोन उठा के तुम ही कह देते हो, क्या यार, क्या पागल हो गए हो क्या, या मैं तुमसे कह देता हूं, ये वी आर फॉर्चुनेट। लेकिन वहां पे एक आदमी है जो ऊल जलूल बिना सिर पैर की बातें बोल रहा है क्या। तो वो जो लंबा इलेक्शन हुआ उसमें मोदी जी का ये भी साफ हो गया कि मोदी जी हैज नथिंग टू ऑफर, ही हैज ओनली दीज थिंग्स टू ऑफर, नॉन बायोलॉजिकल, और क्या क्या चीजें कर रहे थे, मुजरा और क्या क्या करने लगे थे। तो वो मोदी जी की असलियत भी सामने आ गई मेरे ख्याल में। अजय जी, आई थिंक कि मोदी जी का अब यूपी से तो अब ये खत्म हो गया है, वो दोबारा से बनारस तो नहीं आएंगे अब लड़ने, अगर वो लड़े अगला इलेक्शन। तो थैंक यू सो मच आनंद फॉर ज्वाइनिंग, इंटरेस्टिंग है आपके। मैं अजय, मैं नहीं, मैं एक चीज ऐड कर दूं, मोदी जी का बहुत मन था अयोध्या से लड़ने का, और जैसा अवधेश प्रसाद जी ने अपनी लोकसभा की स्पीच में भी बताया और वैसे भी कहा, वहां 2 बार सर्वे कराए गए और दोनों बार ये हुआ कि भैया हाँ आप हार जाएंगे। मोदी जी को था कि राम लला, तरह तरह के कपड़े, कुछ यहाँ की पगड़ी, यहाँ का माला, यहाँ का वो करके मैं मतलब चलूंगा तो फिर भगवान राम की जगह एक छोटा मंदिर, मैं भी छोटा नहीं, छोटा क्यों बनवाएंगे, उनसे बड़ा मंदिर मोदी जी का भी बन जाएगा। लेकिन वहां की सर्वे ने कहा कि नहीं, आप हार जाएंगे, ये अवधेश प्रसाद जी का बार बार कहना है। एंड देन ही शिफ्टेड टू बनारस। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि देश के सामने जो सबसे पहली चीज है, मोदी जी शुड एक्सेप्ट कि वो हार गए हैं, मोदी जी शुड एक्सेप्ट कि देयर इज अ स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन, और लोकतंत्र में ऑपोजिशन का भी एक रोल है, वो जितनी जल्दी उनको समझ में आ जाएगा वो देश के लिए अच्छा होगा। ये सजय जी, एक तो शायद वो बनारस से नहीं लड़ेंगे, दूसरा आई थिंक के इतने फेज का इलेक्शन भी अब हम शायद दोबारा अब हम नहीं देखेंगे, नॉर्मल जो 2-3 फेज होते हैं उसी में चीजें अब खत्म हो जाएंगी। तो थैंक यू करेक्ट। सो मच आनंद फॉर ज्वाइनिंग, ओके अजय, फिर मिलेंगे ओके, अगले हफ्ते। थैंक यू। थैंक यू अजय।